नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है हेमंत का फोकस साफ, 25 में 28 का शंखनाद। तो निश्चित तौर पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत आरामदायक परिस्थितियों में भी ये मानती है कि नहीं, स्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। इस तरह का एक आभास लेकर वो चलती है। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, हमें पूरी ताकत लगानी है। और यही वजह है कि कई असंभव से मुकाबले रिसेंट पास्ट में भी, जबकि लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा बीजेपी को जैसा जनमत चाहिए था वो नहीं मिल पाया, लेकिन 3 राज्यों के चुनाव ने ये साफ कर दिया कि बीजेपी जब संगठन की क्षमता और पीछे मातृ पितृ पुरुष संगठनों के सपोर्ट के साथ मैदान में उतरती है तो मामला अलग होता है। बहरहाल आज इसी पर हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और फिर मेहमानों के साथ डिबेट। हर काम निश्चित समय में हो जाएगा जैसा पार्टी ने तय किया। बीजेपी में जब से नए कप्तान हेमंत खंडेलवाल ने कमान संभाली है, तब से पार्टी में नए तरह का जोश और जुनून देखने को मिल रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों के जरिए पार्टी संगठन में नया उत्साह भरा जा रहा है, तो कसावट का काम भी साथ साथ जारी है। जल्दी ही एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय के साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश शामिल होंगे। प्रदेश पदाधिकारियों और प्रभारी मंत्रियों के साथ ये बैठक हो सकती है। इस बैठक के जरिए बीजेपी 2028 के लिए चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी बैठक को पार्टी की रूटीन प्रक्रिया बता रही है, तो कांग्रेस का बीजेपी की तैयारियों को देखने का अलग ही नजरिया है। निश्चित तौर पर हमारे नए अध्यक्ष बने हैं और नए अध्यक्ष के नाते एक पूरे प्रदेश की नई टीम का गठन भी होना है। जिलों के हमारे अध्यक्षों का चयन भी हो गया है, जिले की टीम का भी हमारा गठन होना है। तो इस प्रकार से लगातार हमारे संगठनात्मक में बहुत सारे कार्यक्रम भी लगातार आते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, कुछ चुनाव को लेकर हम लोग कोई योजना नहीं बनाते। पार्टी का यही उद्देश्य है कि हमको हर घर तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना, इसलिए लगातार हमारी बैठकें भी होती हैं, लगातार हमारी समीक्षा भी होती है। भारतीय जनता पार्टी नए अध्यक्ष के नेतृत्व में अपने बूथों का एनालिसिस कर रहे हैं, हारे हुए बूथों की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। कितना ही कुछ कर लें, चुनाव तो हारने वाले हैं और हर संगठन अपनी तैयारी करता है। खैर, भारतीय जनता पार्टी तो अब कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो 2023 के चुनाव हारने के बाद और 24 के लोकसभा के बाद तभी से तैयारियां चालू कर दी। हेमंत खंडेलवाल अध्यक्ष बनने के बाद लगातार अपनी अलग लकीर खींच रहे हैं। कार्यकर्ताओं को काम कराने के लिए जिला अध्यक्ष और प्रभारी मंत्रियों के पास न जाने की नसीहत, अपनों का मुंह त्याग कर वरिष्ठों को सम्मान, जिला अध्यक्षों को जिले में ही कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने का पाठ इसी कड़ी के कुछ कदम है। प्रभारी मंत्रियों को भी अध्यक्ष सख्त संदेश दे चुके हैं। अब उनका पूरा फोकस संगठन को मजबूत करके 2028 की चुनावी बिसात बिछाना है। इसमें उनके निशाने पर सबसे पहले वो सीटें हैं जिन पर फिलहाल कांग्रेस काबिज है। बीजेपी को इन आकांक्षी सीटों पर जीत की अभिलाषा है। तभी तो संघनिष्ठ सोच वाले हेमंत खंडेलवाल ने बैठकों के जरिए 2025 में ही 2028 की तैयारियों का शंखनाद कर दिया है, जो पार्टी, संगठन और उसके भविष्य को लेकर उनके साफ फोकस को बताता है। बीजेपी और कांग्रेस में मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की और बीजेपी की रणनीति तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो काम करने का उनका तरीका है और जो उनकी सोच है, उसमें बड़ा बुनियादी अंतर है। अंतर ये है कि कांग्रेस 5 साल में चुनाव के 3 महीने पहले तक ये मानती है कि सत्ता में वापसी बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम करना चाहिए, करती है। लेकिन 3 महीने पहले जब, क्योंकि 2 ही दल हैं मध्य प्रदेश में और कोई नहीं जानता, 40-40% दोनों का वोट प्रतिशत है, जो 3-4% आगे ले लेता है वोट, 5-6% ले लेता है तो बम्पर वोटिंग के साथ सरकार बनाता है। तो कांग्रेस 3 महीने पहले आत्मविश्वास में धीरे धीरे भरने लगती, नहीं आ रहा है मैसेज, मैदानी इलाकों से आ रहा, अपनी आ रही सरकार, ये एंटी इनकम्बेंसी तगड़ी है। 2 महीने पहले ये और हो जाता है और पहली सूची जब आती है कांग्रेस के प्रत्याशियों की तो ऐसा लगता है कि बाजी मार दी, दूसरी आती है तब भी थोड़े बहुत, और तीसरी सूची में ये कहानी शुरू हो जाती है, लो भैया
गड़बड़ है थोड़ा। बीजेपी के लिए ये रहता है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन अंतिम 3 महीनों में बीजेपी ऐसा जोर लगाती है और इसका कारण सिर्फ संगठन है। हमारे सवाल देखिए, बंसल न्यूज़ के जो सवाल हैं, क्या बैठकों के जरिए नए अध्यक्ष 2028 का चुनावी शंखनाद कर रहे हैं? जाहिर तौर पर रणनीति यही है। क्या कार्यकर्ताओं को प्रभारी मंत्री, जिला अध्यक्ष के जरिए साधने की कोशिश है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या 2025 में 28 की तैयारी शुरू करके बीजेपी आकांक्षी सीटों को जीत पाएगी? अभी से तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है कि जो 60+ सीट्स कांग्रेस के पास हैं, उन पर हम क्या रणनीति बनाएं जिसमें उनमें अगर हम उसमें 1/3 सीट भी जीत पाए अपनी तरफ, तो ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बरा जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक मोहन सिंह राठौर जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अजीत भदौरिया जी हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर, स्पोक्स पर्सन, उनका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। मनोज सैनी जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, वो भी जुड़े हैं। मनोज, एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर, महत्वपूर्ण बैठकें हैं, तमाम मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं, शिव प्रकाश जी की बात करें, महेंद्र सिंह जी की बात करें, या फिर जो सह प्रभारी हैं सतीश जी की बात करें, इन सब की मौजूदगी में बैठक। अभी ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव सर पे खड़े हैं। जाहिर तौर पर तमाम चुनौतियों से जूझकर बीजेपी को आगे ले जाना है और मिशन 2028 की तैयारी है। एक छोटी टिप्पणी आपकी। बिल्कुल सरज जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव मोड पर होती है, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल है, तो उनके पास संगठन का भी एक तरह से कहा जाए अनुभव है, सत्ता का अनुभव भी है, और दोनों में तालमेल बिठाकर कैसे बेहतर किया जाए वो इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ बड़ी सीख भी है, जिसे हम संघ आधारित कह सकते हैं कि आपको अपना चरित्र बचाना होगा। चाल चरित्र चेहरे की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती रही, उस पर काम करना होगा। काम ऐसा करना होगा कि कलेक्टर आपको फ़ोन करे, आपको उनके पास ना जाना पड़े, सायरन के चक्कर में आप ना पड़ें। यदि सांसद विधायक कहीं कुछ ऐसा लगता है तो थोड़ा सा आप छोटा बन जाइए, कई जगह आप बड़े बन जाइए, तो बहुत अलग तरह से काम कर रहे हैं। दरअसल पिछली बार 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, बाद में बढ़कर ये और 165 हो गई। लेकिन अब बीजेपी ये चाहती है कि जो सीटें बची है उन पर भी, जैसे आप देखिए दतिया में नरोत्तम मिश्रा को हार मिली, हरदा में कमल पटेल को, तो बीजेपी ये मानती है ये सब वो सीटें हैं जिन पर हम फिर से वापसी कर सकते हैं। तो इस पर तो काम चल ही रहा है। और 15 अगस्त से 15 अगस्त तिरंगा यात्रा के साथ बीजेपी बहुत अलग तरह से घर घर पहुंचने की तैयारी में है। वो सीधा उसका मकसद भी यही होगा कि नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद 2028 के चुनाव में जो एक पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की, वो और मजबूत दिखाई दे। और यही बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है कि बीजेपी चुनाव हारने जीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है, और उसका असर भी अभी से दिखाई देने लगा। और हेमंत खंडेलवाल शायद इस नब्ज को पकड़ भी पा रहे हैं। और हेमंत खंडेलवाल जी, जो रिसेंट पास्ट में 3 राज्यों के इलेक्शन हैं, उनसे किसी न किसी रूप से जुड़े रहे ही होंगे, और वहाँ जो उन्होंने बीजेपी की रणनीति को बहुत करीब से देखा होगा, और रोड मैप वही है कि उसी शैली में चलना है, आगे बढ़ना है, और भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषांगिक संगठन जो है उनके साथ तैयारी में लगना है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस अपडेट के लिए। स्टूडियो की तरफ मैं लौटता हूं। संदीप जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। जिस तरह की बैठकों का दौर, ऐसा लग रहा है कि जैसे 2028 अभी 2 महीने बाद नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे, यही बीजेपी है। शरद जी, स्वाभाविक सी बात है कि जो सीट आपने हारी हैं, अगर उन सीटों पर आप फोकस करते हैं तो आने वाले समय में उसका लाभ मिलता है। जैसे किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत को अगर निशाना बनाते हैं तो आपको जीत हासिल करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हेमंत खंडेलवाल उस दिशा में चल रहे हैं, और उनके पहले जो अध्यक्ष थे उनकी सक्रियता, उनकी संगठन पर पकड़, उसको बनाए रखने की भी चुनौती हेमंत खंडेलवाल के सामने है कि पूरे प्रदेश को कैसे अपने साथ लेके चलें। यही कारण है कि उन्होंने जिला अध्यक्षों से लेकर पदाधिकारियों की तमाम बैठकें शुरू कर दी। वो इनका एक प्रयास अच्छा है कि जिले का जो नेता है या जो तमाम नेता हैं वो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें। शरद जी, इसके साथ एक चीज़ और जुड़ जाती है कि मध्य प्रदेश की सरकार में जिलों के प्रभारी मंत्री होते हैं, वो जिलों में नहीं जाते हैं, तो मजबूर होता है आपका कार्यकर्ता कि वो भोपाल तक आए। अगर वो इस तरह की व्यवस्था बनाने में सफल रहे कि प्रभारी मंत्री भी अपने जिले में महीने में 1 और 2 बार जाएगा, तो मुझे लगता है कि पार्टी को ज़्यादा लाभ होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही सबसे बड़ी वजह है जो
एक दिन पहले जो बैठक हुई उसमें भी ये बात कुछ इस रूप में उठी हेमंत खंडेलवाल जी की मौजूदगी में कि आप अपने ज़िले में जाते नहीं हैं। ज़िला अध्यक्ष की बात की कि आप अपने कार्यालय में बैठते नहीं हैं बतौर ज़िला अध्यक्ष, तो रेला उमड़ पड़ता है भोपाल प्रदेश कार्यालय, और वहाँ जो भीड़ होती है वो अनमैनेजेबल हो जाती है कई बार। तो ये सारी चीज़ों पर निगरानी रखना, कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कितनी देर, ये लगता ज़रूर है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यही वो अनुशासन है जो बीजेपी के सितारा प्लेयर्स को भी दाएं बाएं होने नहीं देता है। जी क्या कहेंगे अजीत जी? देखिए आदरणीय शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा दोहरा रहा है। जैसे अभी हेमंत खंडेलवाल जी की बात हो रही है, हेमंत खंडेलवाल जी अभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए, ज्ञान की बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। इनका आप देखिए, नीचे के कार्यकर्ता को ज्ञान देना बहुत आसान चीज़ है, परंतु उसको आत्मसात करना अपने आप में मुश्किल है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का मैं बहुत छोटा उदाहरण दूंगा कि एक प्रभात झा जी थे जो आजकल स्वर्गीय हैं। उन्होंने भी कहा था जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे कि पोस्टर बैनर से दूर रहना चाहिए, परंतु वो अपने घर के बच्चों को पोस्टर बैनरों से दूर नहीं कर पाए। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने भी लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें की थी। आप देखिए कि अपने अयोग्य परिवारजनों को उन्होंने किन किन पदों पर बैठाला, ये सबके सामने। आदरणीय शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 25 वर्ष से लगातार सत्ता में होने के कारण अपने आप को गौण महसूस करने लगा। ये सबके सामने। प्रभारी मंत्रियों की बात हो रही है आदरणीय शरद जी, आप देखिए कैबिनेट बैठक में ये मोहन सरकार के मंत्री खुद कहते हैं कि भाई हमारी तो सुनो, हमारी अधिकारी नहीं सुन रहे। जब आदरणीय शरद जी अधिकारी उनको तवज्जो नहीं देंगे तो वो क्या मुंह लेकर अपने जिलों में जाएंगे? वहाँ उनको कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, ना उनकी सुनता है। कार्यकर्ता उनसे अपेक्षा करते हैं, परंतु उसकी, क्योंकि अधिकारी डायरेक्ट कनेक्ट है, चाहे वो श्यामला हिल से हो या बल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से हो। तो ये सब चीज़ें आदरणीय शरद जी दिखाने के लिए ज़्यादा अच्छी हैं, बोलने के लिए ज़्यादा अच्छी है, मीडिया में कवरेज के लिए आती, पर प्रासंगिक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप देखिए ना, कहा था अभी मैं कल के अखबार में ही पढ़ रहा था, आज के अखबार में, यही प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि किसी नेता ने जिलाध्यक्ष नहीं बनाए, परंतु हमारे ग्वालियर के जिलाध्यक्ष को देख लो, वो नेता तो नेता की धर्मपत्नी के पास सबसे पहले आभार व्यक्त करने चले गए थे जब वो जिलाध्यक्ष बने थे ग्वालियर के। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय शरद जी असली चाल, चरित्र, चेहरा है। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को ज्ञान देते हैं। लेकिन भदौरिया साहब, बड़ी हैरत की बात है, बड़ी हैरत की बात है कि विपक्ष में रहते हुए ये आरोप कांग्रेस के हमेशा से हैं कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है, चाल, चरित्र, चेहरे की बातें ही बातें हैं, कोई शुचिता नहीं है, फिर भी ये पार्टी जीतती चली आ रही है। जनता क्यों चुनती है, ये रहस्य आपके लिए भी बरा लाऊंगा मैं उसकी तरफ भी, कि आप चाहे हरी शर्ट पहनिए या नीली शर्ट पहनिए, जो किसी को बहुत पसंद हो और किसी को सख्त नापसंद हो, लेकिन एंड ऑफ द डे सकारात्मक नतीजा देखा जाता है। तो ये कांग्रेस के लिए भी शोध का विषय होना चाहिए कि तमाम चुनौतियां अगर हैं बीजेपी में, जैसा विपक्ष जो कि उसकी जिम्मेदारी है कि आप में ये गड़बड़ियां हैं, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मनुष्यों की पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस मनुष्यों की पार्टी है, सब में गड़बड़ी हो सकती है, होगी ही, लेकिन उसके बाद अगर कोई अच्छा नतीजा ले आता है तो कौन कहेगा फिर कि ये बहुत गड़बड़ियां हैं। लेकिन सुधार की बात जरूर होनी चाहिए। मोहन जी, देखिए शरद जी, मैं अभी आपने मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखी वो सिर्फ इस बात की है कि मेरे विपक्षी मित्र अजीत जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतना बड़ा व्याख्यान दे रहे हैं, ये कभी अपनी समीक्षा भी करें, अपने संगठन की समीक्षा करें, तो निश्चित ही कांग्रेस को कुछ फायदा होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आज हम जिस विषय को लेकर बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी 2028 की है, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मिशन पे काम करती है, और वो मिशन है जनता की सेवा का। चाहे वो हमारी सरकारें हों और चाहे हमारा संगठन हो, चाहे मोर्चा संगठन हो, सदैव एक ही उद्देश्य है, वो है हमारे गरीब, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित जो जनता है
उसके दुख दर्द में हम कैसे भागीदार बन सकते हैं, हम सरकारी योजनाओं से कैसे उन्हें लाभ पहुंचा सकते हैं। और उसी सब का नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीटों पर हुआ करती थी, वो आज 300 और 400 सीटों की ओर अग्रसर है। जो कभी एक भी प्रदेश में उसकी सरकार नहीं थी, आज पूरा हिंदुस्तान उसके पास है। और ये लगातार हमारा क्रम है, और ये क्रम प्रतिदिन जारी रहता है। 166 जीते हैं, अब जो हारे हैं उनके प्रति तैयारी है। और वैसे भी देखिए आप, योद्धा जो है वो 2 ही काम करता है, युद्ध लड़ता है और युद्ध के समाप्त होते ही अगले युद्ध की तैयारियों में जुट जाता है। अगर उस दिशा में अगर आप राजनीति की बात करेंगे तो 25 तारीख को जी, लेकिन नवंबर में चुनाव हुए। मोहन जी, योद्धा वो भी है जो सार्वजनिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अपनी रैंक एंड फाइल, अपनी सेना के सामने जरूर कहता है कि सैनिकों सावधान, ये कमजोरियां पिछले युद्ध में देखी गई हैं, या इस विजय के बाद ये दंभ और दर्प हमारे कुछ प्रमुख लोगों में जो सेना अध्यक्ष के नाते काम कर रहे हैं उनमें भी देखा गया है, और कुछ हमारे कार्यकर्ताओं में भी देखा गया। कुछ अनिवार्य बुराइयां हमारे भीतर भी आई हैं। मुझे लगता है कि ये मंच तो नहीं, लेकिन जिस मंच की हम बात कर रहे हैं, खंडेलवाल जी, शिव प्रकाश जी, वहाँ तो ये चर्चा भी होती है। देखिए, अंदर तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपना खुद की समीक्षा भी करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और आईने में जाकर खड़े होकर देखते हैं, और वो आईना है जनता का। और जनता और के बढ़िया आईने बात में है। जहां भी हमें किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, हमारा पूरा संगठन उस संशोधन को करता है। ये बात इस वक्त माननीय हेमंत खंडेलवाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के इतने दायित्वों पे उन्होंने काम किया है कि शायद ही कोई दायित्व उनसे बचा हो। तो निश्चित ही उनके मार्गदर्शन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला है, जो उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है, पूरा कार्यकर्ता आंदोलित है पूरे मध्य प्रदेश का, और बहुत शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ सारे संगठन, वो पोलिंग के पन्ना प्रभारी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक, सारे मोर्चों के संगठन तक, सब लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। संदीप जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मैं कभी जब भी इतिहास के पन्नों को पलटता हूँ, और सिकंदर और पोरस का जब वो गौरवशाली पन्ना मेरे सामने फड़फड़ाने लगता है, तो मैं सोचता हूँ कि 2 प्रतिद्वंदी एक दूसरे के प्रति कितने सम्मान भाव से भरे हैं। सिकंदर गरज के पूछते हैं क्या बर्ताव किया जाए, तो पोरस भी गरज कर उत्तर देते हैं जैसा एक सम्राट के साथ करता है। दरअसल लड़ाई का ये भी एक बड़ा उसूल है जो अब हम भूल चुके हैं। अब हम ये मानते हैं तुम कमतर, तुम कमतर, तुम कमतर, आप कमतर, आपको कुछ नहीं आता, आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, आप करप्ट हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में हमको यही सुनने को मिलता है। अगर कहीं कोई सेना अध्यक्ष दोनों का ठहर के देखे कि नहीं नहीं, ये भी तो इक्वल पार्टनर है, ये भी सत्ता में रहा है, आगे भी आ सकता है, लड़ना है, इस मायने में भी बीजेपी को क्या आप पाते हैं कि कांग्रेस की तुलना में वो अधिक सतर्क होती है? वो भले ही ऊपर ऊपर कहती है कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, खत्म होने वाली है, लेकिन वो जानती है कि बाउंस बैक करेगी तो कांग्रेस है। शरद जी, मध्य प्रदेश में 2 राजनीतिक दल हैं। बीजेपी ये मान के चलती है क्योंकि जो हम लोगों के यहाँ वोट प्रतिशत का अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5% पे भी बहुत बड़ा अंतर दिख जाता है सीटों पे। और अगर कोई दल 5% वोट कवर कर लेता है तो वो सत्ता में लौट सकता है, ये बीजेपी जानती है। और शरद जी, जो सतर्क रहता है वो आने वाले खतरों को पहले भांप लेता है और उन खतरों की या उन चुनौतियों का वो मुकाबला करने के लिए अपने लिए तैयार कर लेता है। बीजेपी की यही खूबी है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस का भी अपना एक काम करने का तरीका है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह संगठन पर निर्भर रहने वाला राजनीतिक दल है और वो अपने कार्यकर्ता को प्रदेश के अध्यक्ष तक से जोड़ के रखता है, जो कांग्रेस में कमी है। मुझे लगता है कि ये दौर ऐसा है कि कांग्रेस को बीजेपी की संगठन संरचना या संगठन के काम करने के तरीके से सीखना चाहिए। जैसे कमलनाथ जी ने भी कई बार कहा है कि हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। वो एक ऐसे नेता है जो जानते हैं कि वाकई में बीजेपी का संगठन क्या है। अगर कांग्रेस के सारे नेता इस तरह की सीख लें, बीजेपी के संगठन को समझें, तो मुझे लगता है कि मुकाबला बेहतर भी हो सकता है। भदौरिया साहब, ये एक बड़ा अंतर पैदा करता है। जैसे हमारे यहाँ सनातन में कहते हैं कि विवाह के बाद जो अर्धांगिनी है वो पति के हर सुख दुख में उसकी हिस्सेदार तो होती है, लेकिन कई बार जैसे मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र की पत्नी रेफरी थी और उन्होंने अपने ही पति को पराजित घोषित किया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आनुषांगिक संगठन बीजेपी के लिए यही भूमिका निभाते हैं। टिकट फाइनल हो रहा है, मैं एक काल्पनिक दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूं जो सत्य होता है। बैठे हुए वहां संघ के व्यक्ति से पूछा जाता है, इनके बारे में आपकी क्या राय है? फील्ड से अच्छी बातें तो नहीं सुनने को मिली हैं और ऐसा भी प्रतीत होता है कि कठिन होगा, लेकिन जैसा पार्टी का अभिमत हो हमें कोई आपत्ति नहीं। कह भी दिया और बता भी दिया और पीछे भी हट गए। आपको भी शायद एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो सेवा दल हो सकता है, जो आपको आपकी खामियां बताए, क्योंकि बड़ी मुश्किल ये होती है कि राजा से कौन कहे कि हुजूर ये दिक्कतें दूर कर लें। जी देखिए आदरणीय शरद जी, सृष्टि परिवर्तन का दौर लाती है, वो परिवर्तन का दौर अभी चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, जैसे अभी आदरणीय पौराणिक जी ने कहा कि बिल्कुल, आपने भी कहा कि बिल्कुल दोबारा बाउंस बैक नहीं करेगी या ना करे। बहुत मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें आदरणीय, कम मार्जिन है आदरणीय शरद, परंतु इसमें ऐसा कहीं नहीं है। हर राजनीतिक दल की अपनी कार्यशैली रहती है, हर राजनीतिक दल का अपना तरीका रहता है कार्य करने का, और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई और 1947 के बाद से लेके आज तक जितने भी वर्ष आदरणीय शरद जी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, इस देश को कोई नहीं नकार सकता। जो लोग अगर कहते हैं उनकी अंतरात्मा भी बाद में दुत्कारती होगी कि आप झूठ बोलते हो कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में विकास नहीं किया। IIT, IIM, इसरो, ये स्कूल, ये सब कुछ ये कांग्रेस पार्टी की देन है आदरणीय शरद। तो सृष्टि परिवर्तन का दौर लाती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं, तो मेरी तो शुभकामनाएं आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी को कि आप जिस तरीके से अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर आज प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँचे हैं, मैं आपसे अपेक्षा करूँगा, बहुत व्यक्तिगत लेके कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपेक्षा करूँगा और आग्रह करूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता अप्रासंगिक हो गया है सत्ता में रहने के कारण, मैं विनम्र आग्रह करता हूं खंडेलवाल जी, उस कार्यकर्ता को प्रासंगिक कर दीजिए। ये जो आपके मुंह से शब्द निकल रहा है, उद्बोधन निकल रहा है, एक एक शब्द क्रियान्वयन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंदर, तब कांग्रेस पार्टी आपको मानेगी। अन्यथा ये है कि जिस तरीके से पहले के अध्यक्ष ज्ञानवर्धक बातें करते रहे हैं और उनका चाल चरित्र और चेहरा क्या रहा है, ये कार्य के रूप में हमेशा आया। मछली पैदा की है मगरमच्छों ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के रूप में जो मगरमच्छ पैदा हो गए आदरणीय शरद जी, भ्रष्टाचार की दलदल में पलकर उन्होंने इस भोपाल के ही अंदर आप देख लीजिए मछलियां पैदा कर दी। मगरमच्छ आज ही का आप विधानसभा का देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदरणीय ब्रज बिहारी पटेरिया जी ने कहा कि मुंह पर ताला लगाए, हाथ बंधे हैं, क्या कहें क्या नहीं कहें। ये दर्द है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। आदरणीय मोहन राठौर जी ना कह पाएंगे, परंतु ऑफ द कैमरा जरूर मुझसे कहेंगे कि अजीत भाई आपने मेरे मन की बात कह दी। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि बीजेपी के अंदरूनी बैठकों में आपके शब्द कुछ कड़े और कठोर हो सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर आपने पेश की है, बीजेपी उसी आईने में अपना चेहरा देखती है अपनी अंदरूनी बैठक में। और यही वजह है कि जो बातें आप कह रहे हैं, अगर मानने वाला मानेगा मुस्कुरा के, या ये इस समय ये बहस भी देख रहा होगा तो कहेगा भदौरिया जी कहे तो ठीक रहे हैं, लेकिन ये कहने का कलेजा तो होना चाहिए, ये स्वीकार तो होना चाहिए मंच पर। आपका समय हो गया जी राठौर साहब। देखिए, मैं तो परिणामों की बात करता हूँ। कांग्रेस जिन राज्यों में आ गई वहां 5 साल मुश्किल से पूरे कर पाई, क्योंकि जब भी कांग्रेस के हाथ में सत्ता आती है तब वो अपने ही लोगों को और गरीब लोगों को यही राग छिड़ा है, मदमस्त होके कुचलने का सबसे पहले काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी जब उसके पास सत्ता आती है तो वो सेवा के हथियार के रूप में उसका उपयोग करती है। उसी का नतीजा है कि जिन जिन प्रदेशों में आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लगातार बनती रही 20-20, 25-25 साल, और कांग्रेस को जहां सत्ता मिली 5 वर्ष में बेदखल हो गई। और मध्य प्रदेश जैसे ऐसे भी राज्य रहे कि जहां उन्होंने उस मध्यवस्थ हस्ती की जो ताकत थी, उस ताकत ने अपने ही लोगों को कुचल के और 5 साल से पहले बर्बाद कर दिया। तो इन सारी चीजों को दोनों पार्टियों का फर्क है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन आगे बढ़ रही है। जनता उसे पसंद करती है।
और कांग्रेस को जब कभी अवसर देती है धोखे से, तो कांग्रेस उस अवसर को अपने कर्मों से और अपनी गलतियों से खो देती है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी जो दिक्कत है, परेशानी है, और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश उनके पास बची नहीं, क्योंकि इस प्रकार का नेतृत्व जो आत्मविश्लेषण कर सकता हो, वो नेतृत्व अब कांग्रेस पार्टी में खत्म हो गया है। या तो कुछ लोग जी हुजूरी करते हैं या कुछ लोग अपनी डिक्टेटरशिप चलाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। महत्वपूर्ण बात यही है जिस पर आपने जो बात कही है कि जिस तरह एक बच्चा साइकिल सीखता है और जब वो गिरता है तो पिता के मजबूत हाथ उसे थाम लेते हैं। बीजेपी में भी गिरते हैं, गिरने वाले होते हैं, लेकिन कुछ मजबूत हाथ थाम लेते हैं उसे, और वो कर कोई बीच में कुछ गड़बड़ भी कर रहा है, उस साइकिल को गिराने की कोशिश कर रहा है, तो उस हाथ को भी अलग कर देते हैं। कर्नाटक में जब DK शिव कुमार को लेकर एक सभा में झुंझलाकर सिद्धा कहते हैं ये बात कि वो उनका नाम लेना मंच पर जरूरी है क्या, वो तो बेंगलुरु में बैठे हैं ना अपने घर में, हम क्यों नाम लूंगा मैं उनका। तो ये बात समझ में आती है कि कटुता और क्लेश कहाँ तक पहुँच जाते हैं। छत्तीसगढ़ के पिछले चुनाव को हमने बहुत करीब से देखा। भूपेश बघेल जी और उनकी पार्टी कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत प्रतीत होती थी, लेकिन क्या गड़बड़ हो जाती है, खा जाती है आपको वो भीतरी गुटबाजी रूपी दीमक जो अपेरेंटली नजर नहीं आती, लेकिन अंदर किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है, जिसका एक ही कारण है। 2018 में हो सकता है 5 साल पूरे कर लेती बीजेपी, क्यों नहीं कर पाई, कारण बहुत से हैं, और इन्हीं पर अब लगाम लगाने की जरूरत है। कोई कहने वाला तो मिले कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, आप बनिए ना, सरकार बना दीजिए, मैं पीछे से बहुत प्रसन्न रहूंगा। ये सेल्फलेस होने का भाव जब किसी संगठन में आता है तो वो फिर कांग्रेस को क्या समझाना साहब, 136-37 साल पुरानी पार्टी को। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत डिसेंट डिबेट हुई है, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।